अरे, सोनी के जेठ जेठानी घर आने वाले हैं। उनके बच्चे भी साथ रहेंगे। शाम 4 बजे आने का बोला है। बाहर से कुछ अच्छा सा नाश्ता ले आइएगा। समोसे कचौरी मत लाइएगा, बड़े लोग हैं। किसी बड़े रेस्टोरेंट से पनीर चिली पनीर टिक्का, गार्लिक ब्रेड, हरा भरा कबाब ले आइएगा। मीठे में ब्राउनी आइसक्रीम रख देंगे, ठीक रहेगा ना? अगर ज़्यादा समय बैठेंगे तो रात के खाने का भी पूछ लेंगे। फटाफट पराठे, पनीर की सब्जी, रायता बना दूंगी। आते आते पनीर भी लेते आइएगा। सरोज ने अपने पति दिनेश से कहा। इतना कुछ, कम से कम 1500 से 2000 के बीच का खर्चा हो जाएगा। फिर तुम कहोगी सोनी के जेठ जेठानी पहली बार आए हैं, हाथ में भारी लिफाफा तो देना ही पड़ेगा। दिनेश बोलो, मकान बनवाने और दोनों बेटियों की शादी और बेटे की पढ़ाई में दिनेश का बैंक बैलेंस काफ़ी कम हो चुका था। हाँ, तो बेटी के जेठ जेठानी है, उसके ससुराल में मान सम्मान के लिए इतना तो करना ही पड़ेगा। नहीं तो उसके ससुराल वाले उसे 4 बातें सुनाएंगे। कहेंगे तुम्हारी मम्मी पापा को व्यवहार निभाना नहीं आता, बड़े कंजूस किस्म के हैं तुम्हारे मायके वाले, जैसे आप और आपके माता पिता मुझे मेरे मायके वालों को सुनाते थे। सरोज ने आंखें गीली करते हुए कहा। सरोज और दिनेश की 2 बेटियां और एक बेटा था। दिनेश को हमेशा से ही बेटों की चाहत थी, पर सरोज ने एक के बाद एक 2 बेटियों को जन्म दिया। सरोज 2 बेटियों से ही संतुष्ट थी, पर दिनेश घर का चिराग, बुढ़ापे का सहारा, एक बेटा चाहते थे। शादी के 15 साल बाद जब बड़ी बेटी तनु 13 साल की हो गई और छोटी बेटी सोनिया 11 साल की हो गई, तब सरोज जी ने एक बेटे को जन्म दिया। दिनेश ने उसका नाम भी चिराग रखा। सरोज के मायके में उसके माँ पापा और विवाहित 2 बहनें थीं। सरोज जी का कोई भाई नहीं था। उसके माता पिता काफ़ी बुजुर्ग हो चले थे, 75 वर्ष के आसपास। अब दोनों बुजुर्ग पति पत्नी सरोज जी की बड़ी बहन के घर के पास ही रहते थे। सरोज की बड़ी दीदी जीजाजी उसके माँ पापा का ध्यान रखते थे। उसके पापा आर्थिक रूप से अपनी गृहस्थी संभालने में सक्षम थे। उन्होंने काफ़ी दूरदर्शिता रखते हुए सारे आर्थिक फैसले लिए थे, ताकि आसानी से बुढ़ापा कट सके। बेटियों पर किसी भी तरह से आश्रित होना नहीं चाहते थे, इसलिए पैसा सोच समझ कर ही खर्च करते थे। दिखावे से कोसों दूर रहते थे। इसी का परिणाम था कि पति पत्नी इस उम्र में स्वावलंबी जीवन जी रहे थे। मदद के लिए घर में एक फुल टाइम सहायिका भी रखी हुई थी। सरोज के माता पिता को दोनों दामाद अच्छे मिले, सिवाय सरोज के पति दिनेश के। दिनेश इतने वर्षों में भी अपने सास ससुर का बेटा ना बन सका, बस दामाद बनकर ही रह गया। कभी उसके माता पिता का हाल चाल नहीं पूछता। फिर समय समय में लेन देन को लेकर सरोज को काफ़ी कुछ सुनाता था। दिनेश कहता, तुम्हारे माँ बाप को तो लेन देन की समझ ही नहीं है। हर बार लिफाफे में 1000-2000 पकड़ा देते हैं मुझे। आवाज़ में चिड़चिड़ापन लिए दिनेश कहता, हमें मान से प्यार से बुलाते हैं, यही काफ़ी नहीं है क्या? सीमित आय वाली नौकरी से 3-3 बेटियों की शादी की, उनके बच्चों के जन्म का खर्चा उठाया। साल में 2 बार आने पर बेटियों को साड़ी सूट, बच्चों को कपड़े सब देते हैं। 3-3 बेटियों को एक सा ही करेंगे ना, किसी को कम किसी को ज़्यादा तो नहीं। फिर उन्हें अपने भविष्य का भी तो सोचना होगा। उनका कोई बेटा तो है नहीं जो उनके बुढ़ापे में सेवा करेगा या आर्थिक जिम्मेदारी उठाएगा। सरोज कहती, अपने पति और ससुराल वालों के बुरे व्यवहार से सरोज बहुत ज़्यादा आहत होती। सामने बोलने से क्लेश होता, घर में शांति बनाए रखने उसमें चुप्पी साध ली। सोनी के जेठ जेठानी एक मित्र की शादी समारोह में सरोज के शहर ही आए थे। जेठ जेठानी उनके दोनों बच्चे सरोज से मिलने उसके घर आते हैं। 4 बजे आने का समय दिया था, मगर वह लोग 5:30 बजे आए। सरोज ने सारा नाश्ता टेबल पर सजाया।
सबने बहुत स्वाद लेकर खाने का आनंद उठाया। इस सब में रात के 7 बज गए। अब आप लोग खाना खाकर ही जाइएगा, सरोज ने आग्रह करते हुए कहा। नहीं नहीं आंटी जी, नाश्ते से ही पेट भर गया, अब खाना नहीं खाया जाएगा। अगली बार आएंगे तो खाना खाकर ज़रूर जाएंगे, सोनी की जेठानी बोली। 4 बजे का आने का कहा था, इसलिए सरोज ने नाश्ते का प्रबंध किया था। अब इतनी जल्दी रात का खाना तो नहीं खाया जाएगा, यह सोचकर उन्होंने नाश्ता ही मंगाया था। दूसरे दिन सोनी का फ़ोन दिनेश को आता है। पापा, मेरे जेठ जेठानी ने मेरी बेइज्जती कर दी। मेरे जेठ जी कह रहे थे कि तुम्हारे मम्मी पापा को ज़रा भी रिश्तेदारी निभानी नहीं आती, हमें खाना तक खिलाकर नहीं भेजा, सोनी बोली। पर बेटा, मैं खुद बड़े रेस्टोरेंट से महंगा नाश्ता पैक कराकर लाया था। 1500-1700 रुपये के तो नाश्ता आइसक्रीम में लग गए। जेठ जी को चांदी का सिक्का दिया, जेठानी को साड़ी, दोनों बच्चों को 500-500 रुपये दिए सो अलग। और रात के खाने के लिए तो उन्होंने ही सामने से मना कर दिया था। अब हम क्या कर सकते हैं, दिनेश जी ने कहा। दिनेश जी ने सारी बात सरोज जी को बताई। कैसे हैं सोने के सेठ सेठानी, इतना करने के बाद भी संतुष्ट नहीं हुए। नाश्ते में इतना खर्चा करने के बदले पूरी सब्जी खिला देते तो सही रहता। खैर, जिनको मीन मेक निकालने की आदत होती है वह कभी संतुष्ट नहीं होते। दिनेश ने कहा, ये आपने बिल्कुल सही कहा, हम कितना भी कर ले पर कुछ लोग कभी संतुष्ट नहीं होते। आपको याद है जब आप शादी के बाद पहली बार मेरे मायके यानी अपने ससुराल आए थे, तब मेरी माँ ने तरह तरह के पकवान आपके लिए बनाए थे। पापा शहर से दूसरे छोड़ जाकर प्रसिद्ध मिठाई की दुकान से मिठाई नमकीन लेकर आए थे। पूरा थाल देखकर ऐसा लग रहा था मानो राजा महाराजा के लिए सजाया गया हो। हमारे यहाँ होटल में खाने का चलन नहीं था। माँ को दामाद को अपने हाथ का बना खाना खिलाकर संतुष्टि मिलती थी, मनुहार कर करके खिलाती थी। पर आप इतनी आओ भगत से कहाँ संतुष्ट हुए थे। आपने कहा था दामाद को घर का खाना खिला दिया, बढ़िया से होटल ले जाना चाहिए था। इस बात को लेकर आपने कितना कुछ सुनाया था। सरोज ने कहा। दिनेश को कुछ कुछ याद आता है। उनके अंदर अहम की भावना इतनी थी कि मैं तो दामाद हूँ, मेरा सम्मान सब करे, पर मैं किसी का क्यों करूँ। ससुराल व परेशान करना उनकी आदत बन गई थी। बेटी की वजह से ससुराल वाले इतने नखरे उठाते थे। थोड़े दिनों बाद दिनेश के फ़ोन पर सोनी के पति शुभम का फ़ोन आता है। पापा जी, ज़रा आप सोनाली को समझाइए, घर में कले मचा रखा है, समझा सके तो ठीक, वरना आकर ले जाइए अपनी बेटी को। शुभम बोला। क्या बात हुई है, कुछ तो बताइए, दिनेश ने पूछा। सामने से फ़ोन कट गया। अरे, पति पत्नी में तो कहाँ सुनी होती रहती है, आपसी मामला आपस में बैठकर सुलझा लेना चाहिए। उनके घर में तो उनके माता पिता भी है, बेकार में बहू के मायके वालों को क्यों परेशान करना। दिनेश बोला। थोड़ी देर बाद सोनाली का फ़ोन आता है। मम्मी पापा, आप लोग चिंता ना करें, बेकार में छोटी सी बात का बतंगड़ बना दिया है। पापा, शुभम जी को ज़रा भी देरी नहीं है। आज रविवार के दिन मैंने उनको और परिवार के सभी सदस्यों को चाय नाश्ता सर्व कर दिया, फिर मैं अपना नाश्ता लेकर बैठी। शुभम जी ने फटाफट अपना नाश्ता कर लिया और अपने दोस्त से मिलने जाने वाले थे। शुभम जी को अपनी गाड़ी की चाबी नहीं मिल रही थी। उन्होंने ठीक से जगह पर देखा भी नहीं और मुझे आवाज़ लगाने लगे, जबकि उन्हें किसी बात की जल्दबाजी भी नहीं थी। मैंने कहा, आप जगह पर अच्छे से ढूंढिए, बस मैं 2 मिनट में आई, मेरी चाय ठंडी हो जाएगी। उनको इतना भी धैर्य नहीं कि कोई कुछ खा पी रहा हो तब उसे टोककर
अपने काम में नहीं लगाते। वह चाबी ढूंढने की बजाय गुस्से में चिल्लाने लगे, मेरे सामने जुबान चलाती हो। अभी तुम्हारे पापा को फ़ोन लगाता हूँ। और मेरे लाख मना करने के बाद भी उन्होंने आपको फ़ोन लगा दिया। हर बात में मेरा घर करते हैं। यह घर मेरा है, मेरे हिसाब से चलेगा। सुबह से लेकर शाम तक मैं उनके हर एक इशारे पर नाचती हूँ, पर इनको मेरी ज़रा भी कदर नहीं है। एक कप चाय का भी सुकून से बैठकर पीने नहीं मिलता। सोनाली ने कहा। तब सरोज जी ने दिनेश जी से कहा, कुछ याद आया कि नहीं? इसी तरह आप भी हर छोटी छोटी बात पर मेरे मायके फ़ोन लगा दिया करते थे। हमारे बीच तो अगले दिन सुलह हो जाती थी, पर मेरे माँ पापा कई कई दिनों तक परेशान रहते थे कि न जाने बेटी किस हाल में रहेगी। सरोज ने कहा। दिनेश जी की बोलती बंद हो चुकी थी। उन्होंने सामने कुछ बोलना मुनासिब नहीं समझा। कुछ दिनों बाद सरोज जी की तबीयत अचानक खराब हो गई। उन्हें अचानक काम करते करते चक्कर आने लगते। डॉक्टर ने कई टेस्ट करवाने कहा। टेस्ट की रिपोर्ट आने पर पता चला उनका हीमोग्लोबिन बहुत ही कम है और उन्हें लो ब्लड प्रेशर की समस्या भी है। इस स्थिति को देखते हुए डॉक्टर ने उन्हें 2 दिन के लिए हॉस्पिटल में एडमिट होने कहा। सरोज जी को अस्पताल में एडमिट कर दिया गया। छोटे बेटे की 10वीं बोर्ड का एग्ज़ाम चल रही थी। खबर लगते ही इस मुश्किल घड़ी में बड़ी बेटी दामाद आ गए। बेटी ने घर संभाल लिया और दामाद अस्पताल में दिनेश जी का सहारा बना। दोनों बेटियों के अलावा और किसी रिश्तेदार को इस बात की खबर नहीं की गई। छोटी बेटी सोनी अपनी माँ को देखने आई, लेकिन अगले ही दिन उसके ससुराल से फ़ोन आने लगे। सोनाली, आज तो आ जाओगी ना? शुभम बोला। सोनी को बहुत बुरा लगा। माँ की तबीयत के बारे में पूछा और ना ही पापा का हालचाल पूछा, सीधा वापस आने की बात की। शुभम जी, मैं 3-4 दिन के बाद आऊँगी, जब माँ थोड़ी ठीक हो जाएगी, सोनाली ने कहा। क्यों, वहाँ तुम्हारी बहन है ना देखभाल करने के लिए? शुभम बोला। माँ सिर्फ मेरी बहन की नहीं, मेरी भी है। भाई के एग्ज़ाम चल रहे हैं, दीदी का बेबी छोटा है। कम से कम मैं यहाँ रहकर भाई और दीदी के बेबी को संभाल तो सकती हूँ मैं। वैसे भी मायके कम ही आती हूँ। मुसीबत में अपनों के साथ खड़ी नहीं रहूँगी तो कब काम आऊँगी भला? मुझे लगा कि कम से कम आप तो समझेंगे, पर मैं गलत थी। सोनी ने फ़ोन रखा और रोने लगी। अपनी बेटी को माँ के लिए फ़िक्र करता देख दिनेश भावुक हो गए। उन्हें पिछली बातें याद आने लगी, जब इसी तरह अपनी पत्नी सरोज की आंखों के आंसू का कारण बनते थे। दिनेश ने कभी मुश्किल घड़ी में भी उनके मायके वालों का साथ नहीं दिया और ना ही अपनी पत्नी का सहारा बनने दिया। अपनी पत्नी की भावना को कभी नहीं समझा। कितना तड़पती होगी वह अपने माँ बाप के लिए। हमेशा कहते, अपने माँ बाप का मोह छोड़ दो। कैसे मोह छोड़ सकता है कोई? फूट फूट कर अपनी बेटी को रोता देख दिनेश की आंखें भी गीली हो गई। 2 दिन के बाद सरोज को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। घर आते ही सरोज ने बेटियों से कहा, तुम्हारे पापा कुछ बदले हुए नज़र आ रहे हैं क्या? कोई बात हुई है? वह नज़रें चुराए घूम रहे हैं, मुझ पर चिल्ला भी नहीं रहे, एकदम शांत से हो गए हैं। दिनेश ने सोनाली से कहा, अब तुम्हारी माँ ठीक है, तुम्हें अपने ससुराल जाना चाहिए, यहाँ सब एडजस्ट हो जाएगा। तुम्हारे जीजाजी कल अपने घर जा ही रहे हैं, तो तुम उनके ही साथ ससुराल चली जाओ। वैसे भी तुम्हारी बहन तो कुछ दिन रुकने वाली है। भारी मन के साथ सोनाली अपने ससुराल चले जाती है। सबके जाने के बाद दिनेश सरोज से कहते हैं, अपने कुछ कपड़े बैग में पैक करो,
हमें तुम्हारे माँ बाबूजी के घर जाना है। यूँ अचानक कोई अनहोनी हो गई है क्या? सरोज को डर सताने लगा, क्योंकि उसके माता पिता जीवन के अंतिम में जो थे। पड़ाव सरोज ने कहा, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे कुछ हिसाब किताब क्लियर करना है। दिनेश ने कहा, पति पत्नी सरोज के बुजुर्ग माता पिता से मिलने जाते हैं। इतने सालों बाद दामाद को देखकर सरोज के माता पिता की आश्चर्य की सीमा न रही। दिनेश ने हाथ जोड़ते हुए कहा, मैं यहाँ आपसे माफ़ी मांगने आया हूँ। मैंने कभी आप लोगों को मान नहीं दिया, हमेशा किसी न किसी रूप में अपमान ही किया है। इस कर्म के फलस्वरूप आज मेरा भी मेरे दामाद द्वारा अपमान किया जाता है। मेरी बच्ची भी अपने पति द्वारा प्रताड़ित की जाती है। मेरी पत्नी ने तो मेरे माता पिता को अपने माता पिता मान लिया था, पर मैं अहंकार स्वरूप सिर्फ दामाद बनकर रह गया, कभी बेटा ना बन सका। हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिए। दिनेश जी अपने व्यवहार पर पश्चाताप करते हुए बोले। तो दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।